उसी को कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा, रिव्यू ऑफ 5-year प्लान। ये कर रहे थे और हम लोग गए थे, फिर पहुंचे थे 12th 5-year 6th 5-year प्लान तक पहुंच गए थे। अभी स्टार्ट हो ही रहा है बस। ये हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना हमने कर लिया था, 5th 5-year प्लान। जो पंचवर्षीय योजना है ये हमने कर लिया था और इसमें दो बातें बताई थी। एक अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। अनवरत प्लान एक ऐसी योजना थी जो नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगा। वो जो 5 साल होगा हमेशा रोल करता रहेगा आगे की तरफ। और दूसरा हमने किया था कि इस योजना में मुख्य रूप से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इंदिरा गांधी ने कहा था कि सब बोलते हैं इंदिरा हटाओ, मैं बोलती हूं गरीबी हटाओ। और वहां से उसके बाद जो नेक्स्ट लिख दीजिए 6th पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 में हुई। 1980 में 80 में हुई तथा यहां से, इस योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमित स्तर पर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। ऑन लिमिटेड लेवल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज स्टार्टेड। आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तथा विदेश व्यापार के मामले में आयात पर से प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश की गई। आयात पर से प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश की गई। तो ऐसा कोई बड़ा माने वो नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें ये एक ऐसी योजना है। चूंकि देखो हमने ये कहा था ना कि फर्स्ट 5-year प्लान में क्या हुआ था। फर्स्ट 5-year प्लान में जाएंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा कि बंद हेराल्ड डामर मॉडल था, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद करने की शुरुआत की गई थी। और बंद करने में क्या किया गया था भाई, विदेशों से जो विदेशी निवेश आएगा, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, उनको रोक दिया गया। और उसके बाद जो सेकंड भारत में जो इंपोर्ट होगा, बाहर से जो चीज आयात किया जाना था, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और क्वांटिटेटिव, ठीक है, अब बंद हो गया। 1980 में ही बंद हो गया था, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जिससे कि बाहर से कुछ आयात ना होने पाए, बाहर से विदेशी निवेश ना आने पाए, ठीक है। अपने दरवाजे को बंद करना, अर्थव्यवस्था को बंद करने की शुरुआत की गई। अब जब 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा शासन में आई, तो वहां से अब स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी थी।
दो तीन कारण हुए थे जो कि भारत को भी एक तरह से अपनी बंद अर्थव्यवस्था की जो नीति थी उसको छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक रीजन इसमें यह था, वैसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं लिखवाए, कुछ नहीं लिखवाए हैं, बस इतना ही लिखवाए हैं, ये कल का ही रिपीट कराए हैं, अभी कुछ लिखवाया नहीं है, बस केवल एक लाइन बस लिख दीजिए केवल। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 में हुई थी तथा इस अर्थव्यवस्था में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 में हुई थी तथा इस पंचवर्षीय योजना में सीमित स्तर पर आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। ये हमने बस इतना ही कहा, उसी को समझा रहा था। सिक्स्थ प्लान में सीमित स्तर पर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। सीमित स्तर पर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तथा बंद अर्थव्यवस्था को खोलने की पहल की गई विशेषकर विदेश व्यापार के मामले में, विदेश व्यापार के मामले में, विशेषकर विदेश व्यापार के मामले में। क्योंकि तब हमने ये आपको बताना चाहा कि धीरे धीरे क्या हुआ कि अब परिस्थितियां बदल गई थी। परिस्थितियां बदलने का मतलब यह था कि अब जो परिस्थितियां बदली उसमें एक था कि जैसे अमेरिका यूरोप विकसित हो चुके थे और उनके यहां जितनी कंपनियां थी, ठीक है, उनके यहां जितनी कंपनियां थी 1970 में आया था, 1977 में आया था, 1977 में आया था रोलिंग प्लान, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब आगे के देखो, अब छोड़ दो सब पीछे की बात, अब अनवरत प्लान कर लिया था हमने, समझ लिया था, कर लिया था। अब नेक्स्ट का लिखिए, सिक्स्थ प्लान में क्या हुआ कि अब जब इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार आई तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत महसूस हुई। क्यों? एक जैसे अमेरिका यूरोप में वो ऑलरेडी विकसित हो गए, और विकसित हो गए तो उनके यहाँ की जो कंपनियां थी उन कंपनियों द्वारा अब उनको ये कहा जा रहा था कि भाई ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कम विकास किए हुए देश हैं जैसे भारत है, तो इनको इस बात के लिए आप कहिए कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को खोलें, अर्थात विदेश निवेश पर जो प्रतिबंध लगा रखा है उसको हटाएं, बाहर से जो आयात करने पर जो बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लगा रखा है, कस्टम ड्यूटी, उसको कम करें, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन 10 इकाई से ज्यादा नहीं खरीद सकते, उस तरह के मात्रात्मक जो प्रतिबंध थे उसको हटाए, ऐसा कहना उन्होंने शुरू किया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अमेरिकी सरकार पर, यूरोपियन सरकार पर यह दबाव डालने लगे, और अमेरिका और यूरोप के जो देश थे जो विकसित हो चुके थे उन्होंने अपने कंपनियों के फेवर में इंडिया और ऐसे देशों पर दबाव डालना उन्होंने शुरू किया। चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के जो देश थे उस पर दबाव डालना शुरू किया। और दबाव डालने का उनका तरीका यह था कि भाई भारत और इस तरह के जो देश थे वो विश्व बैंक और आईएमएफ के पास वो जाते थे कर्ज लेने के लिए, ठीक है। उनका क्या पर्पस होता था? भाई कर्ज लेने के लिए जाते थे ये, तो जब कर्ज लेने के लिए जाते थे और विश्व बैंक और आईएमएफ पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का वर्चस्व था, तो जब वहां से लोन लेने जाते थे इन देशों के पास, तो ये अमेरिका और यूरोप के देश इन संस्थाओं को बोलते थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, कि अब इनको बोलो कि अपने यहां जाकर के ये आर्थिक सुधार करें। तो एक पक्ष ये था कि विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा भारत जैसे देशों को दबाव दिया जाने लगा कि अब आप अपना आर्थिक सुधार करिए। दूसरा उसका रीजन ये था कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे चीन है या इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो देश थे, साउथ कोरिया, जापान, ये सब देशों ने भी अपने यहां 1980 के आसपास आर्थिक सुधारों की शुरुआत कर लिया, ठीक है। और आर्थिक सुधारों की जब शुरुआत कर लिया तो उसका भी भारत पर दबाव पड़ेगा कि भारत भी अपने यहां आर्थिक सुधार करे। और तीसरा इसमें रीजन ये हो जाता था कि भारत को भी अब अपनी अर्थव्यवस्था की गति को तेज करना होगा, क्योंकि अब नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी है, उनको रोजगार देना है और गरीबी को कम करना है। तो ऐसी स्थिति में तब तक, ठीक है, ऐसी स्थिति में तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता है जब तक कि भारत से गरीबी नहीं हट सकती है जब तक आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा ना दिया जाए। और आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए आपको विदेशों से पूंजी चाहिए, कई बार आपको आधुनिक तकनीक चाहिए, विदेशों से कच्चे माल चाहिए। तो ये सब चीज जब चाहिए तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा।
ठीक है, और इसलिए सीमित स्तर पे ये छठी पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो गई थी। उसी में लिख लीजिए, देखो इस योजना में गरीबी हटाओ पर मुख्य रूप से गरीबी हटाओ के उद्देश्य को और तेजी से आगे बढ़ाया गया। गरीबी हटाओ के उद्देश्य को और तेजी से आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ाया गया, ठीक है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश की गई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश की गई, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस इतना ही। सेवेंथ प्लान, अब लिख दीजिए सातवीं पैरा चेंज करके लिखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में प्रारंभ हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में प्रारंभ हुई तथा इस योजना के दौरान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। देश के प्रधानमंत्री थे तथा उनके द्वारा आईसीटी का उपयोग बढ़ाना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को, मैंने राजीव गांधी को कहा जाता है कि वो भारत में कंप्यूटर संचार के जनक हैं। 1985 से 1990 के बीच में उनके जो मित्र थे सैम पित्रोदा, जो अभी भी राहुल गांधी जी के साथ हैं, तो सैम पित्रोदा राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार थे और उन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। और भारत में कहा जाता है कि जो कंप्यूटर आज के डेट में भारत में सूचना संचार तकनीक भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोजगार देने का क्षेत्र है, उसकी शुरुआत 1985 में के बाद राजीव गांधी द्वारा की गई थी सैम पित्रोदा के सहयोग से, ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत में सूचना एवं संचार तकनीक की क्रांति का क्षेत्र माना जाएगा, या सूचना संचार तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने का पंचवर्षीय योजना माना जाएगा, ठीक है। इसमें यह किया गया और इसके अलावा इसी में आर्थिक सुधारों की गति को और तेज किया गया। आर्थिक सुधारों की गति को और तेज किया गया इसमें, ठीक है। और उसी में एक लाइन लिख सकते हैं, पंचायती राज या आधुनिक पंचायती राज लाने की कोशिश की गई। लाने की कोशिश की गई थी किंतु विफल था। सेवेंथ प्लान में ही तीन बातें हमने चार बातें लिखवाई। सेवेंथ प्लान क्या है? सेवेंथ प्लान राजीव गांधी का समय है, इस दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। दूसरा, आईसीटी या सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। तीसरा है कंप्यूटर तकनीक जिसको बोला जाता है। तीसरा, आर्थिक सुधारों की गति को और तेज किया गया। और चौथा है, इस दौरान 68th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 68वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में आधुनिक पंचायती राज लाने की कोशिश राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, किंतु वो सफल नहीं हुआ था। कोशिश किंतु सफल नहीं की। तो ये सेवेंथ प्लान में मुख्य बातें थी। हाँ, एजुकेशन में भी नई शिक्षा बोल से लिख सकते हैं। इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण इनकी थी क्लास शिक्षा सुधार। हाँ, बहुत बढ़िया, शिक्षा सुधार भी इनके द्वारा किया गया था, बहुत अच्छा। शिक्षा सुधार, और इन्हीं के दौरान क्लास 10+2+3 की शुरुआत की गई थी। नवोदय विद्यालय की अवधारणा भी इन्हीं के दौरान आया था। नवोदय विद्यालय, शिक्षा सुधार, और इन्हीं के समय में नई शिक्षा नीति एक तरह से लागू की गई थी जो 10+2+3 पर आधारित था। 10+2+3 पर आधारित था।
राजीव गांधी के दौरान क्या क्या किया गया? राजीव गांधी के दौरान क्या क्या, सेवेंथ प्लान में क्या क्या चीज था? एक इसमें तो हमने कहा, एक तो राजीव गांधी पीएम थे, एक ये बात है। एक है कि सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग। तीसरा, आर्थिक सुधारों की गति को तेज करना, आधुनिक पंचायती राज लाने की कोशिश, शिक्षा सुधार। और शिक्षा सुधार में ही लिख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय की इस दौरान शुरुआत की गई। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए, जिसमें उस जिले के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उसमें रेसिडेंशियल एजुकेशन दिया जाए, खाने पीने रहने सब कुछ की व्यवस्था वहां पे की जाए उनको, जिससे कि ऐसे दूर दराज के एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो सके। ये था सेवेंथ प्लान में। अब लिखिए एट्थ प्लान। और उसमें लिख दीजिए 1992 में शुरू किया गया था, 92 से 1997 के बीच था ये बीच। इसमें 2 साल के 2 वार्षिक योजनाओं के बाद इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1990 से 1992 के बीच 2 वार्षिक योजनाएं थी। बता रहा हूं क्यों योजनाएं। एक फैक्ट ये था, दूसरा था कि यह योजना पर आधारित थी और इस दौरान को हटाना आयात पर से प्रतिबंधों को हटाना, क्लास देखिए, वीडियो नहीं आ रहा है क्या? अब देखिए, अच्छा अब सब ठीक है? ओके, अब ओके है? हेलो हेलो हेलो, अब देखिए सब ठीक होगा। ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया समझ गया। तो अब देखो, हमने ये कहा कि ये तो 8th 5 ईयर प्लान में है, एलपीजी का है, लिबरलाइजेशन, मतलब अब आपको उद्योग की स्थापना के लिए अब आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि निजी कंपनियों को भारत में और उद्योग की स्थापना, व्यवसाय करने की अनुमति देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ विदेशी कंपनियों को भी भारत में आने की अनुमति देना। ठीक है, तो ये इसको एलपीजी कहा जाएगा। अर्थात अब निजी और विदेशी की, यही हमने लिखा कि इस दौरान 8th 5 ईयर प्लान में एलपीजी में क्या किया गया, विदेशी निवेश बढ़ा, निजी निवेश बढ़ा और आयात पर से सारे प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटा दिया गया। ठीक है, हटाने की शुरुआत हो गई थी। अर्थात कुल मिला के इसमें क्या किया गया
एट्थ प्लान में एट्थ प्लान के दौरान एट्थ प्लान के दौरान खुली अर्थव्यवस्था, ओपन अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ओपन एट्थ प्लान में खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया की नीति को, जो कि अर्थव्यवस्था का अपनाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट प्लान था, इसको इस तरीके से सुलझा लीजिए। फर्स्ट प्लान में बंद अर्थव्यवस्था और एट्थ प्लान में खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि, ठीक है, अब इसमें देखो इसका मीनिंग क्या हुआ बंद अर्थव्यवस्था का? भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से काट लेना। इसमें किया गया, इसमें क्या किया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। दोनों में अंतर समझिए। यहां क्या था? अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से काटना, और यहां पे इस भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये चीज इसमें मुख्य रूप से रहा। अब प्लस जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल दिया गया। और पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे मुख्य रूप से, अधिकांश समय पीवी नरसिम्हा राव इस दौरान प्रधानमंत्री थे। अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे एलपीजी आएगा, अभी बताया, फिर आगे आएगा। एलपीजी तो पूरा टॉपिक ही है, करेंगे उसको। अब लिख दीजिए 9th प्लान। एलपीजी आगे आएगा। लिबरलाइजेशन मतलब कि उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता खत्म कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन में निजी उद्योगों को भी व्यवसाय में आने की अनुमति दी गई, प्लस सरकारी कंपनियों का भी निजीकरण किया गया। और साथ में वैश्वीकरण का मतलब होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। ठीक है, ये है। तो इसमें देखो इसमें सब हमने लिख दिया है, या इसके पहले भी देखेंगे तो देखो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 9th प्लान में 1997 से 2002 के बीच है। 1997 से 2002 के बीच मुख्य रूप से श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और इनके दौरान कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे 1998 में परमाणु बम परीक्षण हुआ। परमाणु बम का परीक्षण किया गया। उसके बाद जाएंगे तो 1998 में ही एनएचडीपी की शुरुआत की गई, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सन 2000 में पीएमजीएसवाई की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और सन 2000 में ही अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। अच्छा, एक और इसके पहले वाले में एक लिख देना था। ये 8th प्लान के दौरान एक और लाइन लिख दीजिए। 1995 में दोपहर भोजन योजना की शुरुआत की गई, जो अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें प्रतिदिन 12 करोड़ बच्चों को पका हुआ भोजन कराया जाता है। दोपहर भोजन योजना की शुरुआत की गई थी 1995 में,
और अपने आप में बहुत बड़ी योजना है ये। दोपहर मिड डे मील स्कीम इसको बोलते हैं, एमडी, मिड डे मील, एमडीएमएस की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट लिख दीजिए, नेक्स्ट इसमें ये सारे जो 9th 5 ईयर प्लान था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान था, और उस दौरान भी ये सारी चीजों की शुरुआत की गई। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। भारत, इसी में एक लाइन और लिख दीजिए, इसी में एक लाइन लिख दीजिए कि विकास के साथ सामाजिक न्याय, हां, विकास के साथ सामाजिक न्याय, अंत्योदय बता रहा हूं। देखो क्या पीएमजीएसवाई मतलब है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पीएमजीएसवाई का मतलब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब सोच के देखो अपने आप में कितनी बड़ी बात थी ये। भारत गांवों का देश है और गांवों में कोई सड़क ही नहीं हुआ करता था, कोई रोड नहीं होता था। आदमी आखिर आए जाए कैसे। बरसात के दिन में 6 महीने तक ऐसा होता था कि कई सारे ऐसे गांव होते थे जो कि बंद रहते थे, जहां पे कोई आ नहीं आ, जैसे बरसात का जो 4 महीना है उसमें कोई नहीं आ जा पाएगा। हाँ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, हाथ की गति को तेज रखना है। मैंने ये कहा कि देखो इसमें क्या हुआ, इस योजना में कितना इंपॉर्टेंट था। परमाणु बम परीक्षण किया गया था 1998 में। 1998 में ही एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। और वाजपेयी जी इस मामले में बहुत महान नेता थे, क्योंकि सोच के देखो, जब भारत में 2 लेन की सड़कें नहीं बन पाती थी उस समय वाजपेयी जी ने क्या किया, हमने क्या कहा कि जब 2 लेन की सड़कों का मरम्मत नहीं हो पाता था, ठीक है, ऐसे समय में वाजपेयी जी ने सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उस राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। और 2 उन्होंने प्रोग्राम एनएसडीपी 1 और एनएसडीपी 2 उन्होंने प्राथमिकता पर लिया। एनएसडीपी 1 में था दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत करी। और इन चारों महानगरों को उन्होंने 4 लेन 6 लेन की सड़कों से जोड़ना। और पहले का जो दिल्ली से कलकत्ता के बीच को मैं जानता हूं, जो 2 लेन की सड़कें, जीटी रोड, जिसको जीटी रोड बोलते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो उसको उन्होंने क्या किया था कि पूरी तरह से उन्होंने ढक दिया और ढक करके नए सिरे से, ठीक है, उन्होंने नया रोड बनाया एनएसडीपी में। और वो जरूरी रोड था, और वो 2 लेन की जो सड़कें होती थी उसको 4 लेन, कहीं 6 लेन किया गया, और पूरी तरह से उसको ढक करके अब बराबर रोड बनाया गया, समतल। अदरवाइज आप कभी झारखंड वगैरह में जाएंगे, धनबाद वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे पठारी है वो, ठीक है, हिली एरियाज है, तो वो क्या होता है कि एक बार रोड नीचे की तरफ गया और फिर रोड ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर। अब सोच के देखो आज के डेट में जब 16 चक्का, 22 चक्का, 32 चक्का के ट्रक आ रहे हैं, तो इन ट्रकों को आप इन ट्रकों में जाएंगे तो ट्रकों में सोच के देखो कि एक बार अगर 22 चक्का वाला, 32 चक्का वाला ट्रक 40 टन 50 टन माल लेकर के, कोयला लेकर के अगर एक बार नीचे उतर गया तो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी मजबूरी क्या है कि हम लोग क्या करें, पूरे जो सड़कें हैं वो सड़कें एक समान होनी चाहिए, चाहे वो पठारी इलाका हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो, हिली एरियाज हो, चाहे वो प्लेन एरियाज हो, सड़कें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जिससे कि ये 32 चक्का 40 चक्का, ये 22 चक्का 32 चक्का की जो ट्रकें हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। और इसके लिए वाजपेयी जी ने क्या किया था, ठीक है, इसके लिए वाजपेयी जी ने यहाँ पे एनएचडीपी की शुरुआत की थी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आज इंडिया में किसी भी एरिया में आप जाइए, ठीक है, रोजगार देने का भी काम किया, सही बात है, किसी भी एरिया में आप जाएंगे तो आज की डेट में 4 लेन की सड़कें बनी पड़ी हैं। मोस्टली राष्ट्रीय राजमार्ग काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद सन 2000 में सोच के देखो, पीएमजीएसवाई वाजपेयी जी ने केवल, ठीक है, हाँ, टेस्ट 1974 में किया गया था, लिख सकते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था।
मई में था, मई 1974 से 1979 के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, मई में टेस्ट हुआ था, तो चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब सोच के देखो, भारत गांव का, और गांव में क्या होता था कि कई महीने, 3-4 महीने तक बरसात के दिन में कोई कहीं आ जा नहीं सकता था। ठीक है, कहीं कोई आ जा नहीं सकता था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहां पर सारे गांवों को, जो 500 और 1000 की जनसंख्या वाले गांव थे, उनको ऑल सीजन रोड, 12 मासी सड़कें, माने ऐसे सड़कों से सड़क बनाना जिससे कि वो सभी समय खुला रहे, इसके लिए उन्होंने पीएमजीएसवाई। और एक और था अंत्योदय अन्न योजना, अपने आप में अद्भुत योजना थी। गरीबी भारत में इतनी अधिक है, अब 20 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपए किलो आप पीडीएस के तहत अनाज देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया उन्होंने, 2.5 करोड़ ऐसे परिवार, अंत्योदय, अंत में रहने वाले 2.5 करोड़ परिवारों को उन्होंने इसमें अंत्योदय अन्न योजना में 2.5 करोड़ परिवारों के लिए उन्होंने 3 ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब ये इसमें क्या लिखेंगे, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना थी। भारत जैसे देश में जहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि भारत जैसे देश में 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपए किलो अनाज अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। ठीक है, 3, 2, 1 रुपए किलो अनाज, अब 3, 2, अब एक गरीब के लिए 3, 2, मान लो अगर गेहूं खाने वाले राज्य हैं, अगर जहां पे गेहूं खाया जाता है, मतलब 35 केजी अनाज, इसके अंत्योदय योजना में क्या होता था, 35 केजी अनाज दिया जाता था। किस तरह से, 3, 2, 1 रुपए किलो, 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपए किलो दिया जाता था। ठीक है, इस योजना में तो ऐसे ऐसे योजनाओं की शुरुआत की गई। एक और योजना, ठीक है, वो जो आपने बहुत अच्छा एक सुझाव याद दिलाया, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 1999 में। 1999 में किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज देने के लिए उन्होंने वो किया था। नहीं, उस समय 2004 में, 2003-4 में है। ठीक है, तो देखो अब इस तरीके से आप मत सोच के देखिए कि भाई हमारा फायदा, एक आपके जैसे आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप केवल अपने फायदे के अनुसार, आप एक लार्जर रूप में देखो ना कि आप ही को प्रधानमंत्री बना दी जाए, 34,83,000 करोड़ रुपया आपके पास है बजट में, तो उस पैसे से आप क्या क्या करेंगे? आप सारे उसको पेंशन के रूप में बांट देंगे, सारे सैलरी के रूप में बांट देंगे, या सारे आप वृद्धावस्था पेंशन में बांट देंगे, या फिर कुछ और करेंगे, हवाई अड्डा बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे, रेलवे का बनाएंगे, रोड का बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, एजुकेशनल सिस्टम बनाएंगे, पावर उत्पादन करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। आप क्या करेंगे? ये सारे मुफ्त की योजनाओं को चला करके लोगों को खुश कर दीजिए, या ऐसे काम करिए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और उससे लोग सैलरी कमाएं, उससे लोग पैसे कमाएं और उस पैसे से अपने घर की जरूरतों को पूरा कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे तो आप थोड़ा सा इस दूसरे एंगल से सोच के देखिए आप। ठीक है, आप अपने 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 फायदे के अनुसार चीजों को मत सोचिए। अगर आप अगर पंच के पद पे बैठ जाए और 34 लाख करोड़ रुपए आपको दे दिए जाए तो उसका आप क्या क्या करेंगे? आप उसमें किस चीज को प्राथमिकता देंगे? मुफ्त की चीजों को देने में प्राथमिकता देंगे, या उस पैसे से उत्पादन इकाइयां स्थापित कर देंगे जिसमें लोग काम करें और फिर उससे वो पैसा कमाएं? ठीक है, तो ये ज्यादा उत्पादन इकाइयों में खर्च करके और तब लोग वहां से पैसा कमाएं, वो ज्यादा अच्छा हुआ। मुफ्त में देने से लोगों के पास मुफ्त का पैसा कैश चला जाएगा और कैश लेकर के बाजार में जाएंगे, और बाजार में जाएंगे तो वहां उत्पादन है नहीं, तो उसका नुकसान क्या हो जाएगा? फिर महंगाई बढ़ जाएगी और वो जो पैसा आपने दे रखा है उस पैसे से वो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, तो फिर गरीबी जहां है वहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट लिखिए 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th प्लान, और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से 2007 के बीच। और इस योजना में मुख्य रूप से मुख्य जो फोकस था वो था, इस योजना में मुख्य फोकस था एक तरह से सामाजिक न्याय। ठीक है, सोशल जस्टिस, इस पे 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो फोकस है वो सोशल जस्टिस है। ठीक है, ये योजना है सामाजिक न्याय, मुख्य बल दिया गया था और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखा गया था। इसमें सामाजिक न्याय एक था। इसमें मनमोहन सिंह मुख्य रूप से
श्री मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह मुख्य रूप से पीएम थे, कुछ समय वाजपेयी जी भी पीएम थे। उसके बाद जाएंगे तो इस योजना के दौरान इसमें कोई ऐसा बहुत बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत इस योजना में नहीं हुई थी। ठीक है, जो पहले से चले आ रहे थे वही सारे जारी रखे गए थे। इसमें एक किया गया था इंपॉर्टेंट काम, वो था एमजी नरेगा, नरेक्स की शुरुआत की गई थी इस योजना में। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आया था। इसके अलावा सर्व शिक्षा पर बल देने की शुरुआत हुई थी, शिक्षा पर बल ये किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सर्व शिक्षा, मनरेगा, ये सारी चीजें इसमें की गई थी। ठीक है, क्या लिखे? मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब काम इस योजना में किए गए थे 10th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट लिखिए 11th 5 ईयर प्लान। और पीएमजीएसवाई सबसे प्रमुख योजना थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके जो कानून 2005 का है 2006 से लागू हुआ था। इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्या था इसमें, ये जो मनरेगा, मनरेगा था 2005 का कानून है, आगे डिटेल में आएगा, कानून है। और ये 2006 से लागू हुआ था। और इसमें अकुशल रोजगार को, अकुशल रोजगार को कानूनी अधिकार दिया गया था। कानूनी अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट बिकम, हाँ, राइट टू, एमजी का मतलब हुआ महात्मा गांधी, मनरेगा मतलब हुआ नरेगा, नेशनल नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एनएसए नेशनल हुआ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसमें अकुशल रोजगार को कानूनी अधिकार दिया गया। काम मांगने के 15 दिन के अंदर आपको रोजगार दिया ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, वो जो रोजगार होगा, ठीक है, वो जो रोजगार होगा वो रोजगार कहां पर रहेगा? वो अकुशल रोजगार होगा, अनस्किल्ड। कोई इंजीनियर बन के अगर कहे कि नहीं मुझे आप रोजगार दीजिए, मनरेगा में उस तरह का रोजगार शामिल नहीं था। मनरेगा की विशेषता क्या हो गई? एक हो गया 2005 का कानून है, ये 2006 से लागू हुआ, अकुशल रोजगार की गारंटी देता है प्लस कानूनी अधिकार देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए 11th प्लान। 11th प्लान 2007 से 2012 के बीच। और इस योजना में एक तरह से इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सबको शामिल करते हुए विकास, करते हुए, केवल अदानी अंबानी का विकास नहीं, करते हुए विकास। जो धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको भी विकास की प्रक्रिया से जोड़ना, यानी अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी, शहरों के साथ साथ गांवों को भी, हाँ, शहरों के साथ साथ गांवों को भी विकास की प्रक्रिया से जोड़ना को समावेशी विकास कहा जाता है। सबको शामिल करते हुए विकास। इस योजना में मुख्य बल क्या था? समावेशी विकास पर बल था। और इसी योजना में द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। चरण की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति जानते हैं कि आप, कृषि में अनाज के उत्पादन में तेज वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। 1966 में शुरू हुआ था। अब यह हरित क्रांति में, यहां पे मैं बोल रहा हूं द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका मतलब यह है कि पहले चरण के हरित क्रांति में कई ऐसे क्षेत्र थे जो विकास की प्रक्रिया में बाहर रह गए थे। उन लोगों को विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, जोड़ने की, विकास की प्रक्रिया में शामिल करना। ठीक है, हमने क्या कहा? जैसे कई सारे एरिया थे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में शामिल नहीं हो पाए, उनको, कई फसल थे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में शामिल नहीं हो पाए,
कई छोटे और सीमांत किसान थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, वो विकास की प्रक्रिया में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में शामिल नहीं हो पाए। तो उन सबको, ठीक है, मैंने दूर दराज ऐसे क्षेत्रों जो कृषि विकास जहां नहीं हुआ उनको शामिल करना, ऐसे लोगों जो छोटे हैं उनको शामिल करना, और प्लस ऐसे फसलों जो कि मुख्य धारा में नहीं है को शामिल करके विकास करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय चरण की हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, इज नोन एज। हाँ, श्वेत क्रांति भी है की शुरुआत हुई थी, तो द्वितीय चरण की हरित क्रांति के नाम से जाना। मुख्य मुख्य बातें लिखो, नहीं तो लिख नहीं पाओगे ना, 250 शब्द तो पूछा जाएगा, 250 शब्द में कितना लिखेंगे आप? ठीक है, अब हम 12 पंचवर्षीय योजनाएं लिख रहे हैं, सोचो 12 पंचवर्षीय योजना में, और एक एक पंचवर्षीय योजना में अगर 20-20 शब्द भी लिख रहे हैं तो आपका कितना हो गया? 12 इंटू 250, ठीक है, 20-20 शब्द भी लिख रहे हैं तो 250 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ज्यादा है नहीं जगह, तो इसलिए आप थोड़े अपने आप को, मैंने बहुत सारे फैक्ट नहीं लिखे जाएंगे, ये सारे एक शुरू में आप लिखेंगे कि योजना आयोग के बारे में लिखेंगे, योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास की शुरुआत की गई, अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं शामिल हो चुकी हैं, इनमें प्रथम योजना एक पैरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आकर के, तो आप देखेंगे बहुत सारा वर्ड हो गया। आप अपने कॉपी को चेक करके देखो, इसलिए बहुत सारा फैक्ट उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी इस योजना में, और फिर इसी योजना में लिख दीजिए, इस योजना के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी 2008 के बावजूद सबसे तेज आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास, और इसी में एक और लिख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया 2010 में। मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, दर्जा 2010 में। राइट टू एजुकेशन बिकम अ लीगल राइट, वो फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये था, इसमें लिख लीजिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखिए। देखो 11वीं पंचवर्षीय, अच्छा नेक्स्ट लिखिए 12th प्लान, लास्ट पंचवर्षीय योजना है, 2012 से 2017 के बीच है ये, और इसमें लिख दीजिए देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना, तेज, सतत एवं समावेशी विकास। इसका मुख्य स्लोगन था, तेज मतलब आर्थिक विकास की गति को, तेज करना। सतत का मतलब हुआ पर्यावरण अनुकूल विकास, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, और समावेशी विकास मतलब सबको शामिल करते हुए विकास। सबको शामिल करते हुए विकास को लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इस दौरान लिख दीजिए, इस योजना के दौरान आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई 2012 में, अक्टूबर 2012 में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। इस योजना के दौरान हुआ था। ममता बनर्जी थी
सरकार में शामिल यूपीए 2 में, और उनके द्वारा मनमोहन सिंह जी की सरकार को कोई आर्थिक सुधार नहीं करने दिया जा रहा था, और उस आर्थिक सुधार नहीं करने के कारण देश गंभीर आर्थिक संकट में फंसते जा रहा था। अर्थात जितने पैसे बाहर से आ रहे थे उससे 88 बिलियन यूएस डॉलर ज्यादा देना था। अब ये 88 बिलियन यूएस डॉलर कहां से आएगा जो ज्यादा देना है? तो उसके लिए दो उपाय था। एक उपाय था कि विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोला जाए, विदेशी निवेश के लिए और तेज उपाय किए जाए जिससे कि पैसा आए बाहर से, और दूसरा था कि आईएमएफ से कर्ज लेके आया जाए, आईएमएफ से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले आए। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अक्टूबर 2012 में तय किया कि हम विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलेंगे। ममता बनर्जी द्वारा इसका विरोध किया गया और सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया। ठीक है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, वो सरकार फिर उसको बहुमत नहीं था, और बहुमत नहीं होने के कारण ठीक है, ये ममता बनर्जी के समर्थन वापस लेने से बहुमत खो दिया। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार का समर्थन किया, और सरकार का समर्थन करने से, ठीक है, सरकार का समर्थन किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार बच गई, और फिर बड़े पैमाने पे ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया। हाँ, लिख सकते हैं इसी में 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 11वीं में भी लिख सकते हैं भारत निर्माण ग्रामीण आधारित संरचना के लिए एक लिख सकते हैं। भारत निर्माण की शुरुआत की गई थी, भारत निर्माण योजना, और उसमें लिख दीजिए ग्रामीण आधारित संरचना, लिख सकते हैं इसको, ग्रामीण आधारित संरचना विकास भारत निर्माण में। और 12वीं में भी इसे जारी रखा गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी भारत निर्माण 2, किंतु सरकार बदलने पर 2014 में नई सरकार द्वारा अपने अनुसार योजनाओं की शुरुआत की गई। ना पीपीपी मॉडल 1991 से ही शुरू हो गया था। क्या लिखे? सरकार बदलने पर 2014 में नई सरकार द्वारा अपने अनुसार योजनाओं की शुरुआत की गई। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और संविधान में अनुच्छेद 21A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। ठीक है, अब लिखिए लास्ट में, देखो इस प्रकार इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, लिखिए इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लगभग 70 साल तक इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, इस प्रकार इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लगभग 70 साल तक देश के विकास को दिशा दी गई। क्या लिखे? देश के विकास को दिशा दी गई। देश के विकास को दिशा दी गई। दिशा दी गई। देखो कृषि, हाँ एक योजना पे आएगा, जो लेटेस्ट योजना रहेगा उसके ऊपर आएगा। नहीं, इस 12 में से किसी एक योजना पर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है।
कभी ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो ओवरऑल कहीं पूछ सकता है, टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन अभी इस टॉपिक को तो हम ऐसे ही करा रहे हैं। नीति आयोग का मुख्य रूप से जो एग्जाम में पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब नीति आयोग पे आ रहा है, लेकिन चूंकि सिलेबस में दिया हुआ था तो इसलिए हमने हमने मैं इसको करा दिया। ठीक है, अब आगे लिख लो इसका। आगे देश के विकास को दिशा दिशा प्राप्त हुई, या देश के विकास को दिशा दी गई। कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या लिखे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कमजोर तबकों का कल्याण, कमजोर तबकों का कल्याण के लिए उपाय किए गए। के लिए उपाय किए गए। लिखो, अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर, अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 30 करोड़ टन हो गया। तीस करोड़ टन हो गया। इसी प्रकार फल सब्जियों का उत्पादन 32 करोड़ टन, दूध का उत्पादन 19 करोड़ टन, 19 करोड़ टन तक बढ़ गया। 19 करोड़ टन तक बढ़ गया। कॉमा देकर के लिखिए, या फुल स्टॉप दे दीजिए। लिखो, स्वतंत्रता के समय सिर्फ 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बढ़कर लगभग 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बढ़कर लगभग 3.5 लाख मेगावाट हो गया।
बढ़कर लगभग 3.5 लाख मेगावाट हो गया। साढ़े 3 लाख मेगावाट हो गया। देखो इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय जीडीपी का आकार विदेश व्यापार भी बढ़कर लगभग 900 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। 900 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। लिखिए जीवन प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा 30 वर्ष से बढ़कर जीवन प्रत्याशा 30 वर्ष से बढ़कर 68 वर्ष तक हो गया। शिक्षा दर साक्षरता दर 18% से बढ़कर 'लाइफ एक्सपेक्टेंसी' बोलते हैं उसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय संभावित उम्र। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके संभावित उम्र कितनी है, पहले भी मर सकता है, लेकिन औसतन संभावित उम्र कितनी है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा संभावित उम्र जापान के लोगों का होता है। भारत के लोगों का भी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक जीवित रहेंगे, बढ़ते जा रहा है। हॉस्पिटल में सुधार आ रहा है, खान पान में सुधार आ रहा है, स्वच्छता में सुधार आ रहा है, बीमारियों का नियंत्रण बड़े तेजी से हो रहा है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बढ़ गया है। ठीक है, तो उसी में क्या लिखे, आगे लिखिए जीवन प्रत्याशा क्या लिखे, साक्षरता दर भी 18% से बढ़कर लगभग 65% हो गया है। लगभग 65% हो गया। पैरा चेंज करके लिखिए इस प्रकार के सकारात्मक पक्ष के साथ क्या लिखे, इस प्रकार के सकारात्मक पक्ष के साथ योजनागत विकास की कुछ सीमाएं भी रहीं। योजनागत विकास की कुछ सीमाएं भी रहीं, जिसके कारण योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। नीति आयोग की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई।
स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। पैरा चेंज करके इस प्रकार की कुछ प्रमुख सीमाओं में लिखिए, इसमें हमने ये बोला है कि इस प्रकार की उपलब्धियों के साथ योजनागत विकास की कुछ सीमाएं भी रही, इस प्रकार की सीमाओं में क्या लिखा है? इस प्रकार की सीमाओं में गरीबी का निरंतर बने रहना, गरीबी का निरंतर बने रहना, देखिए 2011-12 में 2011-12 में गरीबी दर 21.9% आकलित की गई। नेक्स्ट कॉमा देकर के ग्रामीण पिछड़ापन, महिलाओं की कमजोर स्थिति, महिलाओं की आर्थिक कमजोर स्थिति, औद्योगिक विकास की धीमी गति, औद्योगिक विकास की धीमी गति, जीवन से संबंधित अनेक मौलिक समस्याओं का बने रहना, अनेक मौलिक समस्याओं का बने रहना, कुछ प्रमुख विफलताएं थी। पैरा चेंज करके देखो, इन सीमाओं को दूर कर, पैरा चेंज करके कुछ प्रमुख विफलताएं थी। गरीबी का बने रहना, ग्रामीण पिछड़ापन, महिलाओं की कमजोर स्थिति, कुछ अन्य समस्याएं थी। उसमें लिखिए, इन सीमाओं को देखते हुए, इन सीमाओं को दूर करते हुए नए भारत के निर्माण के लिए सुझाव देने हेतु डैश दे करके फर्स्ट योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और सेकंड लिखिए,
नीति आयोग की स्थापना की गई तथा पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर इन प्लेस ऑफ 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 3 साल 7 साल 3 साल 7 साल तथा 15 साल के लिए देश के विकास हेतु रणनीति का निर्धारण किया गया। और इसमें लिख दीजिए एक 15 वर्षीय, यहां लिख दीजिए 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना। तीन वर्षीय कार्य योजना, 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना। हेडिंग डाल दीजिए ये 3, और उसके बाद 2017-18 से 2031-32, 17-18 से 23-24 और 17-18 से 19-20। और पहले वाले में लिख दीजिए, पहले वाले का एक ही लिख दीजिए बस, केवल भारत को विकसित देश बनाना, भारत को विकसित देश बनाना पहले वाले में। और आखिर वाले में लिख दीजिए मौलिक समस्याओं का सनसेट क्लॉज के अनुसार समाधान, मौलिक समस्याओं का सनसेट क्लॉज के अनुसार समाधान, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? ये मैं दिख रहा हूं, सनसेट क्लॉज के अनुसार समाधान। अब देखो इसका मतलब क्या था। जैसे जो 3 साल का था, तो ये नीति आयोग ने भारत के विकास के लिए यह एक 3 तरह की रणनीति दिया, एक 3 साल का, एक 7 साल का, एक 15 साल का। 3 साल में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए, जैसे कहा गया कि भारत क्या हर घर में बिजली के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, एक पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका इंतजार करेगा? भारत शौचालय, हर घर में शौचालय हो, हर गरीब का घर हो,
क्या इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का इंतजार करना पड़ेगा? तो कहा जाता कि नहीं, ठीक है, नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? हर घर, हर गरीब को आवास, हर घर में शौचालय, हर घर को बिजली, ठीक है, हर घर को बिजली। तो इस तरह के जो मामले हैं उसको प्रायोरिटी लेवल पे, सनसेट क्लॉज का मतलब यह हुआ बाई अ सर्टेन डेट दिस टारगेट विल बी अचीव्ड। सनसेट क्लॉज का यह मतलब होता है भाई 2 अक्टूबर 2018 तक हर घर में शौचालय बन जाएगा। ये टारगेट है, इसके तहत अचीव करना। उसी तरह से भाई 2022 तक हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा दी जाएगी, ठीक है, उनका जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार। तो हर घर गांव में बिजली, हर घर गांव में ब्रॉडबैंड, हर गरीब को आवास, हर गरीब के घर पानी, नल का जल, हर उस तरह से। तो इस तरीके से ये जो मौलिक सुविधाएं हैं उसके लिए कोई इंतजार नहीं करेगा, ठीक है। उसका थर्ड वाला, इसका कोई इंतजार नहीं किया जाएगा बाई सर्टेन डेट। ये है 2017-18 से 2000। तीसरा है 2017-18 से 2019-20, 3 साल का है ये। 17-18 एक साल, 18-19 दूसरा साल और 19-20 तीसरा साल। ये 3 था ये। इसके माध्यम से आगे लिखिए, लिखो वर्तमान में, कंक्लूजन में लिखिए, वर्तमान में नीति आयोग द्वारा नए भारत के निर्माण के लिए लगभग सभी निर्माण के लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ कुशल प्रशासन के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जिससे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम शासन, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो पासपोर्ट के मामले में, पासपोर्ट जारी होता है, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट के मामले में अगर हम क्या करें कि ऑनलाइन एक सिस्टम बना दें, भाई उसी ऑनलाइन आप सारा स्कैन करिए, डॉक्यूमेंट्स डालिए, फॉर्म भरिए, सबमिट करिए, ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जितने शासन की जरूरत है जब सब जरूरत खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप जाएंगे, एक बार पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। जबकि उसी ऑनलाइन सिस्टम को अगर हटा लें तो सरकार के बड़े ढांचे की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के रूप में, और
जैसे सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ अगर लोगों तक पहुंचाना है तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब यह हुआ कि सारे मंत्रालयों विभागों की जितनी इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें लाभ गरीबों तक गांव तक पहुंचाया जाता है, वो सारे को एक जगह ले लें और वहां से सीधे जिला को भेज दें पैसा। हर योजनाओं का पैसा अलग अलग जिले तक, माने एक सारे मंत्रालय विभाग, जितने मंत्रालय विभाग हैं, ये सारे मंत्रालय विभाग को एक, इनकी जितनी योजनाएं हैं सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले लें और यहां से इसको भेज दें, ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दें डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से सारे लोगों के खाते में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या जो भी बैंक है, सारे लोगों के खाते में पैसा अगर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाए तो इसमें शासन की जरूरत ही कहां है। इसमें लोगों की, माने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसकी जरूरत कहां है। सारा का सारा मनरेगा के जितने मजदूर हैं सबका पंजीकरण, खाता नंबर, मोबाइल नंबर सारा ऑनलाइन है, सारा उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। जितने लोगों ने मजदूरी किया उनका पैसा भेजना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ही बार ऑल सेलेक्ट किया जाएगा, या जिसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट किया जाएगा और इंटर मारा जाएगा तो उसके खाते में पैसा चला जाएगा। इसके पहले यही काम करने के लिए सरकार को पता चला कि सारे बैंक को ऐसे 10,000, एक जिले में अगर 10,000 ऐसे बेनिफिशियरीज हैं तो 10,000 चेक साइन किया जाएगा। वो चेक अगर एक जिले में 15 ब्लॉक हैं तो सारे विकास खंड में उसको भेजा जाएगा, ब्लॉक में कोई जाके ले जाएगा उसको। सारे गांव वाले वहां पे आएंगे, पूरा ब्लॉक का जो अधिकारी तंत्र है, जो कर्मचारी हैं, वो सब लगेंगे, तब जाकर के चेक सबको मिलेगा और फिर वो चेक लेकर के वो बैंक में जाएगा, वहां जमा करेगा। वहां पे जो कर्मचारी है वो चेक लेगा, चेक को वेरीफाई करेगा, जांचेगा, पैसा खाते में ट्रांसफर करेगा। तो एक ऑनलाइन सिस्टम के आने से इतना सारा जो प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी वो सब खत्म हो जाती है और सरकार और जो काम है वो ज्यादा आसानी से हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और वर्तमान में सरकार द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग करके नीति आयोग द्वारा आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए प्लस प्रशासनिक सुधार के लिए भी सुझाव दिया जा रहा है। ठीक है, दिया जा रहा है, यही है, फुल स्टॉप। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको तैयार कर लेना था। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक था। हम लोगों ने याद करिए, हम लोगों ने इस मामले में 3 टॉपिक की बात करी है। अब हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, ये भी बात है सब जगह। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को रखने के बदले, सुरक्षा सिस्टम को रखने के बदले आप सब वहां पे रोबोट खड़ा कर दीजिए। रोबोट खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा उससे। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें का लिख दीजिए एक लाइन, नीति आयोग की उपलब्धियों की समीक्षा। नीति आयोग की उपलब्धियों की समीक्षा। आप ध्यान रखिए, हमने ये तीसरा टॉपिक है, ये की समीक्षा। ये कौन सा है? ये थर्ड टॉपिक है। अब ध्यान रखिए, हमने पहला टॉपिक किया था योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में तुलना। दूसरा टॉपिक किया था, हाँ ठीक, कई सारे हैं, अब इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक किया था योजनागत विकास का मूल्यांकन, और अब तीसरा टॉपिक करिए नीति आयोग की उपलब्धियों की समीक्षा। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिखिए, इसमें एक लाइन देखो, 1 जनवरी 2015 को लिखिए, 1 जनवरी 2015 को। नहीं देखो, बोल रहे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? कुछ लोग अगर पकौड़ा तलना शुरू करेंगे, समोसा बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, कुछ लोग समोसे के लिए जो खाने वाला बर्तन है वो बनाना शुरू करेंगे, तब तो बेरोजगारी खत्म होगी। हर आदमी चाहेगा कि आईएएस बन जाए, तो आईएएस के पद कितने हैं? हर आदमी चाहेगा कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में जाएंगे तो उसके लिए सैलरी कहां से आएगा? ठीक है, और सैलरी के लिए पैसा कहां से आएगा? वो कौन पैसा देगा? तो बेरोजगारी तो तब दूर होती है ना जब हर आदमी अपना अपना काम खुद करे। अब अंग्रेजों जैसे 1900 ईस्वी के पहले तो भारत में बेरोजगारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना अपना काम करता था।
जो बढ़ई हैं अपना काम करते थे, लुहार हैं अपना काम करते थे, जो कुम्हार हैं वो अपना काम करते थे। ठीक है। हाँ, गर्मी में आइसक्रीम का दुकान खोल लीजिए। ठीक है। अब गांव में 1900 ईस्वी के पहले बेरोजगारी नहीं होती थी। ठीक है। तो क्यों ऐसा होता था भाई बेरोजगारी? क्योंकि गांव में अगर जाएंगे तो हर आदमी, जितनी जनसंख्या है, सब अपना अपना काम करते थे। पंडित जी पुरोहिताई का काम करते थे, शादी विवाह कराने का, 13वीं संस्कार कराते थे। कोई कोई बड़ी जनसंख्या है जो खेती का काम करती थी, बढ़ई हैं वो अपना लकड़ी का काम करते थे, लुहार हैं अपना लोहे का काम करते थे, जो सुनार हैं वो अपने सोने का काम करते थे। हर जाति के लोग अपने अपने तरह से अपना अपना काम करते थे, कोई बेरोजगार नहीं था। आज के डेट में सारे लोगों ने अपना अपना काम छोड़ करके, और सबको क्या चाहिए? सारे लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, जनसंख्या बढ़ गई, और सब लोगों को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। अब जब सब लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर सरकार के पास, अगर आप ही को सरकार बना दिया जाए, ठीक है, अब आप ही को सरकार बना दिया जाए तो नहीं। देखो, वो समय के अनुसार 1900 ईस्वी के पहले जाएंगे तो भारत का जो सामाजिक ढांचा था उसके अनुसार बोल रहा हूं, लेकिन अब वो ढांचा नहीं है, टूट गया ढांचा। तो अब कम से कम लोगों को, मेरे कहने का सेंस ये है कि अब लोगों को स्वरोजगार करना चाहिए। सारे आदमी रोजगार मांगेंगे तो कैसे होगा? आखिर रोजगार कहां से आएगा? रोजगार कौन देगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो करना चाहिए लोगों को। ठीक है, ये भी बात है। मैंने कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ गई और लोग स्वरोजगार नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है लोगों का स्वरोजगार में विश्वास नहीं होना। हर आदमी आईआईएम से, इंडियन स्कूल ऑफ, ठीक है, मैनेजमेंट, आईआईएम से पढ़ लेता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ लेता है, आईआईटी से पढ़ लेता है, आईआईएससी, एम्स पढ़ लिया, पता चला कि रोजगार के लिए खड़ा हो जाते हैं। एम्स में, आईआईएम में आपको क्यों पढ़ाया गया था? मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया गया था। किस बात के लिए? कि आप भी सरकारी नौकरी के लिए। आप तो कम से कम कुछ नया खोलो, बिजनेस खोलो, जिससे कि उसमें आईटीआई वाले या अन्य जो साधारण एमबीए कॉलेज से जो पढ़ के आए हैं वो सबको रोजगार मिले। तो ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सब जो भी करे, सब क्या करे? सरकार करे। बस हमारा काम क्या है? हमारा काम है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, बस जो सरकार कर रही है। अदरवाइज कई सारे देश हैं जहां सरकार से लोगों का मतलब ही नहीं है। कहां सरकार, कौन सरकार, क्या मतलब है? हमने चुनाव करके दे दिया, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का काम है रेल का बनाना, सरकार का काम है रोड बनाना, सरकार का काम है एयरपोर्ट बनाना। ठीक है, ये सब सरकार का काम है, करे। बाकी जो काम है, खाने पीने का काम, बाल बच्चों की शादी, ये वो, रोजगार करना, स्वरोजगार करना, ये सब तो अपना काम है, हम अपना करेंगे, हमें सरकार से क्या मतलब है? लेकिन इंडिया में सोच के देखो, जो डेटा आया हुआ है, रिलायंस जियो ने जो सस्ता डेटा दिया, तो अधिकांश लोगों ने क्या किया? इसने तो बहुत बिगाड़ा। अब अगर भारत में लोगों का जो तो बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है, जो दिन रात ट्विटर पे, फेसबुक पे, एक काम किया जाए, अगर ये जो डेटा है फिर से उसको 50 MB के लिए 5,000 रुपया, ठीक है, फिर से कर दिया जाए। पता चला कि व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उपयोग के दौरान जो डेटा यूज होगा उसका एक MB का दाम होगा 200 रुपया। सारे वहां से भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे और देश का तेजी से विकास हो जाएगा। ठीक है। तो ये है कि ये 4 जो प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सा? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और ये 4-5 जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो यहाँ पे जो डेटा आपके मोबाइल में, जो डेटा यहाँ पे यूज होगा, उसके लिए आपके खाते से 100 रुपया कट जाएगा। आप क्या 200 रुपया कट जाएगा या 500 रुपया कट जाएगा। सब इसको छोड़ के भाग जाएंगे, और सब इसको छोड़ के भाग जाएंगे। अपने आप देश में लोगों के पास बहुत टाइम हो जाएगा और देश का तेजी से विकास हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बिजी है यंग जनरेशन, सोशल मीडिया बहुत बिजी है। जब उसके खाते में ये होता है, हम जाके ट्वीट करेंगे आज सरकार को मैसेज करेंगे कि सोशल मीडिया के उपयोग पर जो डेटा होना चाहिए वो डेटा का चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, और पढ़ाई के लिए जो हो उसका चार्ज कम लगे। कोई एजुकेशनल, माने जितने भी वेबसाइट हैं, साइट है, वो सारे को कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, एक नहीं होता वर्जित क्षेत्र, सोशल मीडिया को वर्जित क्षेत्र बना दिया जाए, और वर्जित क्षेत्र बना के जो उस क्षेत्र में जाएगा उसको 200 रुपये, एक MB का डेटा 200 रुपये लगेगा। बस सब वहां से भाग जाएंगे और देश तेजी से विकास करना शुरू कर देगा। खैर चलो, नीति आयोग की उपलब्धियों की समीक्षा। तो इसमें लिखिए एक लाइन लिखो। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नहीं, कोई नेट न्यूट्रलिटी नहीं, नेट न्यूट्रलिटी नहीं। सोशल मीडिया माने साइट को इंटरनेट पर जो गूगल के आगे एक वर्जित क्षेत्र और एक प्राथमिकता क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में बांटा जाना चाहिए। यहां कोई नेट न्यूट्रलिटी, सोशल मीडिया के साथ कोई नेट न्यूट्रलिटी नहीं। लोग बहुत टाइम खराब कर रहे हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। आगे लिखो, चलो छोड़ो छोड़ो, मजाक की बात थी, ये सब बातें मजाक की बात है। हम लोग वैसे कर रहे थे, वैसे बता रहे थे, वैसे ऐसा हो सकता है। आगे लिखो, अब इसमें अपने टॉपिक पे आ जाओ, नहीं तो फिर हमारा टाइम हो रहा है, फिर टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। ये क्या लिखे, एक लाइन लिखो, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। स्थापना की गई। देखो, योजना आयोग के विपरीत, योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग को कोई परिभाषित कार्य नहीं सौंपा गया। योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग को कोई परिभाषित कार्य नहीं सौंपा गया। क्या लिखे, कोई परिभाषित कार्य नहीं सौंपा गया। एक चिंतनशील संस्था के रूप में, एक चिंतनशील संस्था के रूप में उसे देश के विकास के लिए क्या लिखे, एक चिंतनशील संस्था के रूप में उसे देश के विकास के लिए रणनीतिक सुझाव देने थे, जिसके दायरे का निर्धारण भी नीति आयोग द्वारा स्वयं किया जाना था। नीति आयोग द्वारा स्वयं किया जाना था। देखो, पिछले 6 वर्षों में नीति आयोग द्वारा सक्रियता से देश के विकास के लिए अनेक आकर्षक देश के विकास के लिए अनेक आकर्षक सुझाव दिए गए हैं, जिससे भारत को आधुनिक एवं विकसित बनाने में मदद मिली है। देखो, नीति आयोग द्वारा क्या लिखे, नीति आयोग द्वारा पिछले वर्षों में नीति आयोग द्वारा पिछले वर्षों में
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारित संरचना विकास, आधारित संरचना विकास, प्रशासनिक सुधार, सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण संभव हो रहा है। नए भारत का निर्माण संभव हो रहा है। लिखे नए भारत का निर्माण संभव हो रहा है। उसी में लिख दीजिए ऐसे कुछ प्रमुख कदमों में some important such initiatives are कुछ प्रमुख कदमों में कृषि सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए कदम, कृषि सुधार के लिए कदम जैसे नए कृषि कानून, जैसे नए कृषि कानून, कृषि कानून, कानून कॉमा दे करके ई नाम, ई नाम, ई नाम, ई पशुधन हाट, पशुधन हाट जैसे ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन ढांचा, ऑनलाइन ढांचा जिससे कृषि उत्पादों, कृषि उत्पादों तथा पशुधन की खरीद बिक्री की जा सके, पशुधन की खरीद बिक्री की जा सके। उसी में लिखे पैरा चेंज करके 112 आकांक्षी जिले, 112 आकांक्षी जिले आकांक्षी जिले ब्रैकेट में देश के सबसे पिछड़े हुए जिले, पिछड़े हुए जिले, जिलों
का चुनाव कर 49 संकेतों के आधार पर उनके विकास की समीक्षा करना इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण, जैसे मानक शामिल हैं। पैरा चेंज करके ऊर्जा क्षेत्र विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा, कोयला क्षेत्र के मामले में कोयला क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, कॉमा देकर के कोयला क्षेत्र के मामले में कोयला क्षेत्र के मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, तथा उसके सुझाव के आधार पर इस क्षेत्र का निजीकरण करना। उसमें लिखिए, उसी में विद्युत चालित गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा, विद्युत चालित गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा, देखो इसी प्रकार स्वास्थ्य, जैसे सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, कॉमा देकर के टेलीमेडिसिन सेवा, मेडिसिन सर्विसेज माने ऑनलाइन चिकित्सकीय सुविधा, इसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन चिकित्सकीय सुविधा, ऑनलाइन चिकित्सकीय सुविधा, कॉमा देकर के ऑनलाइन चिकित्सकीय सुविधा। उसके बाद उसमें लिखिए, नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विजन 2035 भी जारी किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए
के लिए विजन 2035 भी जारी किया गया है। जारी किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 कॉमा देकर के नई शिक्षा नीति 2020 कॉमा देकर के उच्च शिक्षा के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखो, विभिन्न सूचकांकों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, के लिए सर्वेक्षण भी किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी किया गया है। उसी में लिखिए पोषण अभियान को सफल बनाना, पोषण अभियान को सफल बनाना, पोषण अभियान को सफल बनाना, औद्योगिक क्षेत्र सुधार, अटल नवाचार मिशन के माध्यम से देश में नवाचारों को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, सभी मंत्रालयों, विभागों, योजनाओं के लिए ऐप का विकास, नवाचार मतलब कि जैसे अब कपड़ा लेके इसको मिटाते और यहाँ पे नवाचार हुआ कि यहीं पे एक बार में क्या करेंगे, ये एक दूसरा हुआ नवाचार कि इसको ऐसे से मिटा दिया, कपड़ा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा तकनीक खोजना जिससे कि जो हो रहा है उसके विकल्प के रूप में और आसान तरीका ढूंढा जा सके, उसको नवाचार कहा जाता है। इनोवेशन, अटल इनोवेशन मिशन माने जो भी है उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव खोजिए। क्या लिखे, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा तथा शासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मंत्रालय, विभाग, योजनाओं के लिए ऐप विकसित करना तथा सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को बढ़ावा, टू इंक्रीज यूज ऑफ आईसीटी, पैरा चेंज करके लिखिए। देखो, नीति आयोग द्वारा
आवश्यक सुझाव देने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा, परिचर्चा, परामर्श, जैसे कार्य भी किए जाते हैं। जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। और एक लाइन और लिख दीजिए, नीति आयोग के कार्यों से, लास्ट सेंटेंस लिखिए, नीति आयोग के कार्यों से सहकारी एवं सहयोगात्मक संघवाद को भी बढ़ावा मिला है। बाकी जो प्रिंटेड नोट्स होता है उसमें इन डिटेल ये सब बातें होती हैं। और कई लोग पूछ रहे थे प्रिंटेड नोट्स का, तो मुझे लग रहा है कि शायद जरूर मिलेगा। आप ऑफिस में एक बार बात कर लीजिएगा तो आपको नोट्स मिलेगा। तो कुछ बातें योजना नीति आयोग की उपलब्धियों की, विभिन्न प्रकार के सूचकांक जैसे जारी किए जाते हैं, एसडीजी इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, एजुकेशन इंडेक्स है, या स्वच्छता इंडेक्स है, ये सारे समय समय पर आते रहते हैं। तो आप उसको भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट था नीति आयोग का परिचय, नीति आयोग की कुछ उपलब्धियों की समीक्षा। सनसेट का मतलब होता है कि सनसेट क्लॉज का मतलब होता है बाई अ डेट दिस टारगेट विल बी अचीव्ड। जैसा नहीं आप तय करते हैं कि भाई मुझे हिस्ट्री को इस तारीख तक कंप्लीट कर लेना है, तो उसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज। भाई संडे को कहा जाता है कि 10 अप्रैल 5 बजे तक मैं अपना ये सिलेबस पूरा कर लूंगा, तो इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है ठीक है। तो इस तरीके से चलो ठीक है, फिर आज के लिए कल करेंगे, फिर कल नया टॉपिक को शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।